गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर लॉगिन इन। मेरा आवाज आपको आ रहा है क्या? जरा मुझे चैट बॉक्स में बताइए। हाँ हाँ, आ रहा है आ रहा है। हाँ, और प्लीज मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सबको माइक्रोफोन सबके म्यूट कर लीजिए, तो सबको डिस्टर्ब नहीं होगा। और वीडियो भी ऑफ कर लीजिए, तो आपका बैंडविड्थ कम यूज हो जाएगा। अगेन थैंक यू ऑल। आपने सैटरडे मॉर्निंग को मुझे 1 घंटा दिया। तो ये सेशन अबाउट द अपॉर्चुनिटीज विच आर अराइजिंग ड्यू टू दिस इकोनॉमिक क्राइसिस। अभी मैं इकोनॉमिक बोल रहा हूँ डेलिबरेटली, क्योंकि ये स्टार्टिंग में ऐसे लग रहा था कि ये मेडिकल क्राइसिस है, लेकिन अभी आप देखोगे तो जो भी मतलब नंबर्स है ज्यादा दिख रहे हैं, लेकिन डे बाय डे ये क्लियर हो रहा है कि मतलब ये लाइफ थ्रेटनिंग तो श्योर शॉट नहीं है। और इंडिया में जो डेथ्स हुई है करंटली शायद 22-23,000, वो कंपेयर करेंगे अदर, मतलब मेरे पास जो डेटा है करंटली उससे मतलब लास्ट 30 जनवरी से आज तक देखोगे तो टीबी के वजह से जो मतलब टीबी के वजह से 92,000 डेथ्स हुए हैं अब तक, और मलेरिया के वजह से 21,000 डेथ्स हुए हैं, और ये कोविड के वजह से अराउंड 22-23,000 डेथ्स हुए। तो श्योरली ये लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज तो नहीं है, लेकिन उसके वजह से जो लॉकडाउन हुए हैं, उसके वजह से जो फाइनेंशियल क्राइसिस अनफोल्ड हो रहा है, उस उसके वजह से जो अपॉर्चुनिटीज है उसके बारे में आज बात करेंगे। ये सेशन 3 पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट में माइक्रो इकोनॉमिक सिनारियो कैसे अनफोल्ड हो रहा है दुनिया में, थोड़ा इकोनॉमिकल है। आप शायद आपको बोर हो सकता है, लेकिन आप ये समझ लोगे कि एग्जैक्टली कैसे इकोनॉमिक्स वर्क कर रहा है अभी वर्ल्ड में, तो आपको अपॉर्चुनिटीज ढूंढने में बहुत इजी पड़ेगा। सेकेंड पार्ट में ये जो इकोनॉमिक क्राइसिस है उसमें से क्या क्या चीजें करनी चाहिए, और थर्ड और लास्ट पार्ट में एग्जैक्टली मैं बताऊंगा आपको इन्वेस्ट कहाँ पे करना है। अभी ये जो वेबिनार है वो म्यूचुअल फंड रिगार्डिंग है, तो म्यूचुअल फंड्स में कौन से, मतलब डेट और इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में कहाँ आप इन्वेस्ट करोगे तो नेक्स्ट 2-3 इयर्स में आपको मैक्सिमम रिटर्न जनरेट हो सकते हैं, वो लास्ट पार्ट में मैं बताऊंगा। अभी आगे बढ़ने से पहले मैं मेरा थोड़ा इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। मेरा नाम आदित्य पालव है और मैं मुंबई से ऑपरेट करता हूँ। फाइनेंशियल एडवाइजिंग बिजनेस में मैं लास्ट 3.5 ईयर से है, लेकिन आप मेरा एक्सपीरियंस देखोगे तो मैं जब भी 18 का हुआ, मतलब 2002 में, तब से मैंने आज तक शेयर मार्केट में ट्रेडिंग कर रहा हूँ, या किसी न किसी जरिए से इन्वॉल्व हूँ। मतलब ये 18 साल के जर्नी में मैं 3 बार काफी अच्छा वेल्थ क्रिएट करके गवा भी चुका हूँ। तो कैसे वेल्थ क्रिएट किया जाता है और कैसे मार्केट में वेल्थ क्रिएट होता है और कैसे वेल्थ डिस्ट्रक्ट भी होता है, उसका 3 बार का मुझे एक्सपीरियंस है। और मेरे आज अराउंड 320 प्लस क्लाइंट्स है ऑल ओवर इंडिया में। मुंबई और पुणे में मैक्सिमम क्लाइंट्स है, और अराउंड 4 करोड़ का एयूएम, मतलब असेट अंडर मैनेजमेंट है मेरे। आप मेरा प्रोफेशनल मिशन देखोगे तो इंडिविजुअल्स को, मतलब रिटेल इन्वेस्टर्स को फाइनेंशियल वेल्थ, फाइनेंशियली फ्रीडम पाने के लिए मुझे हेल्प करना बहुत अच्छा लगता है, और वो मैं करना चाहता हूँ। और मोर देन बिजनेस, ये प्रोफेशन को मैं मेरी पैशन के तौर पे देखता हूँ। ऑफ कोर्स अर्निंग तो है ही मुझे इसमें से, लेकिन मेरी पैशन है, इसलिए ये एवरी सैटरडे मैंने ये मतलब कुछ ना कुछ फाइनेंशियल और या इकोनॉमिक सब्जेक्ट के ऊपर मैं वेबिनार्स लेते रहता हूँ। तो आज का सब्जेक्ट है कोविड-19 टू वेल्थ 2020, वेल्थ क्रिएशन आइडियाज इन करंट मार्केट सिनारियो। अभी ये जो टाइम है ना, बहुत इंटरेस्टिंग है। एक मिनट। हाँ, हाँ, अभी जो ये टाइम अनफोल्ड हो रहा है ना, वो मार्केट के मतलब अनप्रेसिडेंटेड टाइम्स है। अभी अनप्रेसिडेंटेड क्यों कहा जा रहा है, तो जनवरी में मार्केट ने ऑल टाइम हाइप किया 12,400 का, मतलब निफ्टी ने। और मार्च में, मतलब अराउंड 75 डेज में ही 40% का करेक्शन आया। और मार्च में ऐसे लग रहा था, इतने फास्ट मार्केट नीचे आ रहा था, ऐसे लग रहा था कि जीरो ही हो जाए, मतलब इतने इन्वेस्टर्स डरे हुए थे और पैसा निकाल रहे थे।
लेकिन 23 मार्च को जो 7500 का निफ्टी ने बॉटम बनाया, वहां से आज तक आप देखोगे तो अराउंड 44% का रिकवरी आया है। मतलब आज तक के इंडिया के हिस्ट्री में ऐसा कितना फास्ट करेक्शन और इतना फास्ट रिकवरी आज तक कभी नहीं आया है। मतलब इसके पहले अराउंड 2008 में जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस था, उसमें 60% करेक्शन आया था निफ्टी में, लेकिन वो 9 मंथ्स में आया था और रिकवरी भी इतना फास्ट शार्प हुआ नहीं था। तो ये अनप्रेसिडेंटेड टाइम है। अभी जनवरी फरवरी मार्च में ऐसे लग रहा था कि मार्केट जीरो ही हो जाएगा, लेकिन अभी इन्वेस्टर्स में ऐसा एनवायरनमेंट है कि अरे मेरी अपॉर्चुनिटी मिस हो गई है, तो अभी मैं क्या करूं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? आज नंबर्स देखोगे तो 10 लाख क्रॉस हो चुके हैं कोविड के, और जो करेक्शन आया ऑफ कोर्स वो जैसे कोरोना की फियर्स आने लगी तो करेक्शन आया, और आज 44% का रिकवरी आया डिस्पाइट 10 लाख केसेस है। अभी तक काफी सिटीज खुले भी नहीं है। इनफैक्ट मुंबई जो फाइनेंशियल हब है इंडिया का, वो भी लॉकडाउन में ही है ऑलमोस्ट। तो ऐसा क्यों हो रहा है वो देखते हैं। अभी जो रिकवरी आया है वो निफ्टी 50, मतलब जो लार्ज कैप इंडेक्स है उसमें 45% का रिकवरी आया बॉटम से। निफ्टी मिड कैप इंडेक्स है जो 42% का रिकवरी आया। अभी जिनको ये मिड कैप, निफ्टी मिड कैप और स्मॉल कैप क्या है मैं शॉर्टली बता देता हूँ। निफ्टी 50 मतलब इंडिया की टॉप 50 कंपनियां उसमें होती है, बड़ी कंपनियां। मिड कैप मतलब 100 टू 250 नंबर की जो कंपनियां होती है मार्केट कैप के हिसाब से, वो होती है। उसमें 42% का करेक्शन है, और 250 के बाद जो भी है वो स्मॉल कैप में आता है, उसमें 47% का करेक्शन आया है आफ्टर 23 मार्च। तो रिकवरी मतलब एनाटॉमी क्या है रिकवरी का, मतलब ऐसे रिकवरी क्यों आता है डिस्पाइट जो भी निगेटिव न्यूज आज चल रहा है उसके वो होने के बावजूद ये रिकवरी क्यों आता है। तो हिस्ट्री में थोड़ा सा जाते हैं। इसके पहले जो इतना शार्प करेक्शन आया वो 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, बहुत सारे लोग उसको सबप्राइम क्राइसिस भी नाम से भी जानते हैं, जहाँ यूएस में एक ही दिन में 2-3 बैंक्स बैंकरप्ट हुई थी, वो टाइम का क्राइसिस। तो उसमें देखोगे तो वो मतलब करेक्शन जो चालू हुआ वो 2008 के जनवरी में चालू हुआ, और करेक्शन चला मार्च 2009 तक। और मार्च 2009 में सेंसेक्स निफ्टी ने बॉटम बनाया, और उसके बाद रिकवरी आना चालू हो गई, और रिकवरी को अराउंड 1 साल 8 महीना लगा, मतलब 20 मंथ्स लगे। तो हम देखते हैं ये जो मार्च 2009 में जब भी बॉटम बना था मार्केट का, तभी वो टाइम का मीडिया, मतलब वो टाइम पे सोशल मीडिया इतना पावरफुल नहीं था, तो मेन स्ट्रीम मीडिया में क्या चल रहा था वो देखते। तो ये जो मैगजीन्स है फाइनेंशियल इकोनॉमिक मैगजीन्स, उसके हेडलाइंस क्या थे मार्च 2009 में? तो देखिए, जॉब लॉस, आईटीज वर्स्ट आर गोइंग फॉर अ ब्रोक, द कोलैप्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, द बिल दैट कुड ब्रेक यूरोप, द जॉब क्राइसिस। मतलब ये सब निगेटिव चल रहा था जब भी बॉटम बना था, और रिकवरी जब स्टार्ट हुआ था तभी मेन स्ट्रीम मीडिया में सब निगेटिविटी फैलाना चालू था। ये देखिए, रिकवरी चालू हुआ है और फिर भी ये वो टाइम के जो इकोनॉमिक्स के मैगजीन्स है उसका जो आप हेडलाइन देखोगे तो निगेटिव। सेम वे आज मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया में वही चालू है, मतलब निगेटिविटी है सब जगह पे, जॉब लॉस है। इनफैक्ट आपके भी मन में ऐसे ही थ्रेट होगा कि मेरा जॉब रहेगा कि नहीं, या बिजनेस में मेरा बिजनेस बढ़ेगा कि नहीं, या कभी तक चालू रहेगा ये अनलॉक, सब डिस्टरबेंस है। लेकिन रिकवरी तो चालू हुआ है, 44% का रिकवरी तो आ चुका है। तो अभी क्या करना चाहिए? अभी ये देखते हैं वो टाइम का जो 2008 का जो करेक्शन था, जनवरी 2008 टू मार्च 2009 तक चला, बॉटम बनाया मार्केट ने मार्च 2009 में। उसके बाद सडनली 3 महीने में 85% का रिकवरी आया, और उसके नेक्स्ट 1 साल 5 महीने में 38% का रिकवरी आया। मतलब टोटल 1 साल 8 महीनों में 157% का रिकवरी था वो टाइम पे। जनवरी 2008 टू नवंबर 2010 का ये डेटा है। सेम वे आज देखोगे तो लास्ट 3 महीने में एकदम शार्प रिकवरी आया 45% का। इससे आगे क्या होगा बोल नहीं सकते, लेकिन हिस्ट्री हमें बता रहा है कि ये रिकवरी स्लो डाउन होगा। ये रिकवरी का एनाटॉमी ऐसे होता है, जब भी करेक्शन होता है तभी जैसे लिफ्ट में से हम नीचे आ रहे हैं वैसे लगता है, और जब भी रिकवरी स्टार्ट होता है तभी फर्स्ट लेग ऑफ रिकवरी हमेशा एस्केलेटर की तरह होता है।
और सेकेंड लेग ऑफ रिकवरी स्टेप बाय स्टेप होता है। तो ये एनाटॉमी है, ये हमेशा ऐसा ही होगा। तो अभी हम एग्जैक्टली किधर है वो बोल नहीं सकते, लेकिन एस्केलेटर पे है ये तो श्योर शॉट है। वो एस्केलेटर कभी रुकेगा पता नहीं, और स्टेप्स कभी चालू हो गए वो किसी कोई नहीं बता सकता है, लेकिन ये रिकवरी का एनाटॉमी होता है। अभी सबसे मेन रीजन क्या हो सकता है, अभी एग्जैक्ट रीजन तो कोई नहीं बता पाएगा ये रिकवरी क्यों आया है, वो तो हैंडसाइट में 2-3 साल बाद ही पता लगेगा। लेकिन एग्जैक्टली हो रहा क्या है इकोनॉमिकली वर्ल्ड में। तो सबसे बड़ा यूएस ने एक अनप्रेसिडेंटेड चीज किया है, मतलब यूएस की जो सेंट्रल बैंक है फेडरल रिजर्व, उन्होंने लास्ट मार्च से मतलब 3-4 महीनों में 3 लाख ट्रिलियन यूएस डॉलर्स पंप किए हैं मार्केट में, मतलब करेंसी प्रिंट किया हुआ है। अभी ये 3 लाख ट्रिलियन डॉलर मतलब कितने रुपीज होते हैं वो कैलकुलेट करना भी बहुत मुश्किल है, लेकिन आप ये देख सकते हैं। ये जो पहला बॉक्स है ना, ये 2008 के एंड से 2014 के स्टार्ट तक, मतलब अराउंड 5 इयर्स में यूएस ने 3 ट्रिलियन डॉलर्स प्रिंट किए थे। उतना ही करेंसी आज 3 महीनों में यूएस फेडरल रिजर्व ने पंप किया है। तो इसके वजह से बहुत ज्यादा लिक्विडिटी मार्केट में है, और लिक्विडिटी जब भी होता है, और उन्होंने सेकंड चीज किया है, उनके इंटरेस्ट रेट 0 करके रखे। मतलब क्या हो रहा है कि अगर किसी के पास भी फंड्स है अवेलेबल हाथ में और वो बैंक में रखना चाहता है, तो बैंक में रख ही नहीं सकता है, क्योंकि वहां पे 0% इंटरेस्ट है ऑलमोस्ट। तो वो क्या कर रहा है, किसी न किसी असेट क्लास में इन्वेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। गोल्ड में इन्वेस्ट करेगा, या इमर्जिंग मार्केट जैसे इंडिया, चाइना, ब्राजील, रशिया, वहां पे इन्वेस्ट करेगा। तो लिक्विडिटी हमेशा एवेन्यूज ढूंढती है कि कहाँ पे बेस्ट रिटर्न्स मिल सकते हैं। तो उसकी वजह से हो सकता है कि इतना बड़ा लिक्विडिटी इंडिया, चाइना और इमर्जिंग मार्केट्स में आया है, उसके वजह से ये फास्ट रिकवरी पुश हुआ है। ये हो सकता है, लेकिन इस ये जो चीज की है यूएस ने, ये इकोनॉमिकली बहुत बड़ा बबल क्रिएट किया है। मतलब अभी मैं बहुत ही छोटा आदमी हूँ कि ब्लंडर बोलने के लिए इसके लिए, लेकिन इसका कैसे इम्पैक्ट आ सकता है नेक्स्ट 5-10 सालों में, ये मतलब निगेटिव इम्पैक्ट, वो हम आगे आने वाले स्लाइड्स में देखेंगे। लेकिन यूएस ने ये किया है। बाकी आप यूरोपियन कंट्रीज देखोगे या जापान देखोगे, सिमिलर काइंड्स ऑफ चीजें की है। इंडिया ने भी लिक्विडिटी बढ़ाया है मार्केट में, आरबीआई ने वो अलग तरीके से किया है। करेंसी प्रिंट तो नहीं किया है इंडिया ने, लेकिन लिक्विडिटी रेपो रेट कट करके या बहुत और 2-3 मेजर यूज करके अराउंड 11 लाख करोड़ का लिक्विडिटी इंडियन बैंकिंग सिस्टम में आया है आफ्टर मार्च 2020। तो सबसे बड़ा मेजर जो भी करेक्टिव मेजर लिया है बैंक्स ने, सेंट्रल बैंक्स ने अराउंड द वर्ल्ड, तो वो तो लिक्विडिटी बढ़ाई है। अभी और क्या रीजंस है रिकवरी के, इतनी अनप्रेसिडेंटेड रिकवरी के? सेकंड रीजन है कि जो गवर्नमेंट्स ने स्टिमुलस पैकेजेस दिए हैं। अभी इंडिया ने तो फिस्कल स्टिमुलस कुछ दिया नहीं है, लेकिन 20 लाख करोड़ का पैकेज एक दिया है, गारंटीज, बैंक गारंटीज, और उसके डीप में नहीं जाते हैं, लेकिन ओवरऑल आप वर्ल्ड में देखोगे तो अराउंड 9-10% ऑफ द जीडीपी ग्लोबल फिस्कल स्टिमुलस दिया हुआ है। थर्ड एक चीज है रिकवरी आने का, आप देखोगे तो मेजरली सिटीज ज्यादा से ज्यादा अफेक्टेड है इंडिया में। रूरल इंडिया का अगर डेटा देखोगे आफ्टर मई जून, तो काफी अच्छा रिकवरी आ रहा है। मतलब जीएसटी का भी आप डेटा देखोगे तो फरवरी के महीने में अराउंड 1,25,000 करोड़ का कलेक्शन था जीएसटी का, जो कि अप्रैल में अराउंड 35-40 लाख 1,000 करोड़ तक नीचे आया था, जो कि जून का डेटा देखोगे तो अराउंड, एक मिनट, हाँ, जून का डेटा देखोगे तो अराउंड 90,000 करोड़ तक आया है जीएसटी कलेक्शन। तो रिकवरी तो दिख रहा है इंडिया में काफी। आप मारुति के कार सेल्स भी देखोगे तो अराउंड जून महीने में 60,000 कार सेल हुए हैं इंडिया में मारुति के, जो कि प्री कोविड एरा में अराउंड 1,50,000 कार सेल होते थे एवरी मंथ में। तो रिकवरी आ रहा है, अच्छा साइन है। इसके वजह से इक्विटी मार्केट भी ऊपर जा रहा है, ऐसे दिख रहा है। 2-3 दिन पहले आईटी मतलब इन्फोसिस, एचसीएल के रिटर्न रिजल्ट्स आए, वो भी काफी बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस आए। तो कोई कोई सेक्टर्स में अच्छा रिकवरी दिख रहा है। फोर्थ रीजन है, वो भी एक यूनिक रीजन है। मतलब आप देखोगे तो जनवरी टू मार्च 2020 में ऑल ओवर इंडिया में 3 लाख डीमैट अकाउंट खुले।
जो शेयर ट्रेडिंग के लिए लगते हैं। लेकिन अप्रैल टू जून ये 3 महीने में 20 लाख डीमैट अकाउंट खुले हैं, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम का कल्चर चालू है, तो लोगों के पास काम नहीं है एज सच, बहुत सारे लोगों के पास, और घर से ही काम हो रहा है। तो लोगों ने ऐसा सोचे है शायद कि मैं स्टॉक मार्केट का इन्वेस्टिंग सीख लेता हूँ और ट्रेडिंग करना चालू करता हूँ। तो वो भी एक रीजन है कि अगस्त 2009 के बाद कैश मार्केट में सबसे ज्यादा रिटेल पार्टिसिपेशन है। तो ये कुछ रीजन है जिसके वजह से इतना शार्प रिकवरी आया है मार्केट में। अभी चैलेंजेस क्या है आगे आने वाले? अगर जॉब लॉस होते हैं, जो कि दिख रहा है काफी सारे सेक्टर्स में जॉब कट तो आ रहा है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में जिनके जॉब्स है वो डायरेक्टली अफेक्ट हुए हैं, टूरिज्म में है, ट्रैवल्स में है, उनके जॉब अफेक्ट हुए हैं। तो जॉब लॉस कितना होता है और ये मार्केट कैसे, मतलब जॉब का मार्केट कैसे अनफोल्ड होता है, उसके ऊपर काफी ज्यादा निर्भर करता है आगे किधर जाएगा इक्विटी मार्केट। अगर वैक्सीन आने में डिले हो गया तो वो भी एक निगेटिव हो सकता है। एक्सटेंडेड लॉकडाउन्स, तो अभी आप देखोगे महाराष्ट्र में तो काफी सारे सिटीज में लोकल गवर्नमेंट्स वहां के लॉकडाउन एक्सटेंड कर रही है। जैसे पुणे में 13 जुलाई टू 23 जुलाई कंप्लीट लॉकडाउन वापस किया, अभी कोल्हापुर में भी चालू है, औरंगाबाद में भी चालू है। तो ये बहुत निगेटिव हो सकता है मार्केट के लिए आने वाले टाइम में। और फोर्थ चैलेंज के ऊपर मैं आपका सबका फोकस लाना चाहता हूँ, जो कि ये जो नॉइज है उससे भी बियॉन्ड है। मतलब यूएस मार्केट में, जो कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, वहां पे एक बबल क्रिएट हो रहा है ऐसा दिख रहा है। अभी मैं पहले भी प्रेजेंटेशन में बोला, मैं काफी छोटा आदमी हूँ इसके ऊपर कमेंट करने के लिए, लेकिन इतना देख सकते हैं कि यूएस का जो ग्रोथ है और उन्होंने जो इतना फेड ने इतना लिक्विडिटी डाला है, प्लस इंटरेस्ट रेट कम जीरो करके रखे हैं, तो ऐसा अनलिमिटेड, मतलब ऐसा हर टाइम नहीं कर सकते। मतलब कभी ना कभी उनको इंटरेस्ट रेट बढ़ाने पड़ेंगे, क्योंकि इतना ज्यादा लिक्विडिटी जब भी होता है मार्केट में, जब भी पैसा होता है, तभी इन्फ्लेशन बढ़ना चालू होता है। अभी मैं क्या बोल रहा हूँ वो जो भी कॉमर्स बैकग्राउंड के उनको इजीली समझेगा। जब भी लिक्विडिटी रहेगा, धीरे धीरे इन्फ्लेशन बढ़ना चालू होगा, और इन्फ्लेशन कर्टेल करने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ाने पड़ते हैं, और इंटरेस्ट रेट जैसे ही बढ़ेंगे तो क्या होगा, इंटरेस्ट रेट जैसे ही बढ़ते हैं तो ये जो कंट्रीज है, मतलब वेस्टर्न वर्ल्ड, यूएस, जापान, यूरोपियन कंट्रीज, इनके ऊपर बहुत ज्यादा डेट है, मतलब कर्जा बहुत ज्यादा बढ़ा के रखा है उन्होंने। तो इतना ज्यादा कर्जे के ऊपर इंटरेस्ट भरना वो कंट्री को बहुत डिफिकल्ट पड़ता है। मतलब उनके बजटरी अलोकेशन में इंटरेस्ट कंपोनेंट बहुत ज्यादा होता है। इसके वजह से रिसेशन आने का बहुत चांस होता है। तो ये ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्रिएट किया है यूएस ने, इतना ज्यादा लिक्विडिटी पंप करके। ये कभी ना कभी बर्स्ट होने वाला है। 2 साल के बाद होगा, 5 साल के बाद होगा, 10 साल के बाद होगा, ये कोई नहीं बोल सकता है। लेकिन आपको रेडी रहना चाहिए, क्योंकि यूएस में अगर रिसेशन में गई तो इंडिया में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आएगा। इंडिया का मार्केट बहुत ज्यादा करेक्ट हो सकता है। तो आपको एक माइंड में रखना है कि ये बबल है, क्रिएट हो रहा है, और वो कभी भी बर्स्ट हो सकता है यूएस इकोनॉमी का। तो उसके लिए क्या क्या करना चाहिए, तो आगे आने वाले प्रेजेंटेशन में बताऊं। ये देखो, ये मालिक है और उसका कुत्ता है। जब भी घुमाने लेके जाता है मालिक, तो कुत्ता कभी आगे बढ़ता है, जिनके पास भी पेट है उनको मालूम रहेगा, कभी आगे जाएगा, कभी पीछे जाएगा, कभी साइड में जाएगा, कभी यहाँ पे स्मेल लेगा, ऐसे करते रहता है। लेकिन एंड ऑफ द डे जिधर मालिक जाएगा उधर ही कुत्ता जाएगा। तो मैं एक आपको एनालॉजी बताता हूँ। मालिक मतलब इकोनॉमी है, और मार्केट मतलब कुत्ता है। वो मार्केट कभी आगे जाएगी, कभी पीछे रहेगी, लेकिन एंड ऑफ द डे इकोनॉमी अगर आगे बढ़ रही है, जो स्पीड से बढ़ेगी वही स्पीड से एंड ऑफ द डे मार्केट बढ़ेगा। तो पॉइंट मुझे ये बोलना है कि ये जो रिकवरी आया है वो सस्टेनेबल तब भी होगा जब भी इंडियन मार्केट में इकोनॉमी में ग्रोथ आना वापस चालू हो जाएगा। तो ये सब अभी तक के जो प्रेजेंटेशन है उसका कंक्लूजन क्या है? तो मार्केट आगे आने वाले टाइम में बहुत मैसिवली वोलाटाइल रहेगा। लास्ट 10 साल में जितना वोलाटाइल नहीं था, उससे ज्यादा वोलाटाइल आने वाले नेक्स्ट टाइम में रहेगा, क्योंकि कुछ भी विजिबिलिटी नहीं है। मतलब कैसे बिजनेस वर्ल्ड अनफोल्ड होगा, इंडियन बैंकिंग सिस्टम कितना प्रॉफिटेबल होगा, इंडियन कॉर्पोरेट्स कितने
प्रॉफिटेबल रहेंगे, नए जॉब्स कितने क्रिएट होंगे, ये किसके ऊपर भी क्लियरिटी आज तक नहीं है। तो कोई भी अगर निगेटिव न्यूज आता है तो मार्केट नीचे आएगा, तो मार्केट विल बी मैसिवली वॉलेटाइल। तो ये वॉलेटिलिटी का फायदा कैसे लेना चाहिए। तो अभी सेकंड पार्ट में आते हैं कि ये सब जो निगेटिव बातें मैंने बताई आपको, तो आपको एंड ऑफ द डे फाइनेंशियल आर्क बनाना है आपके एक फाइनेंशियल लाइफ का। अगर ये जो भी निगेटिव चीजें हैं उसका आपके लाइफ के ऊपर इम्पैक्ट कम करना है या पॉजिटिव इम्पैक्ट लाना है, तो एक फाइनेंशियल आर्क क्रिएट करना है। फाइनेंशियल आर्क मतलब क्या है? तो बहुत सारे लोगों की एसआईपी चालू होगी, तो कभी भी निगेटिव मार्केट होता है तो आपको इस एसआईपी डिसकंटिन्यू नहीं करनी चाहिए और कंटिन्यू रखनी चाहिए। इनफैक्ट एसआईपी बढ़ानी चाहिए, क्योंकि जितना मार्केट वोलाटाइल, एसआईपी आपको अच्छा रिटर्न देगी। अभी इसके लॉजिक में नहीं जाते, मैं सिर्फ बता रहा हूँ क्या क्या करना है। तो एसआईपी आपको कंटिन्यू करनी है और बढ़ानी है। इनफैक्ट एसआईपी के एडवांस वर्जन भी आए हैं, जैसे स्मार्ट एसआईपी है या फ्लेक्स एसआईपी है, उसमें आप कन्वर्ट करोगे तो आपको रिटर्न्स और एनहांस होंगे ये वोलाटाइल मार्केट में। सेकंड चीज करनी है, जो आज मेरे जो भी इन्वेस्टर्स है अराउंड 220 के ऊपर इन्वेस्टर्स है, तो मैं देखता हूँ तो इन्वेस्टर्स को डेट म्यूचुअल फंड्स के बारे में पता नहीं होता है, और बहुत सारे मेरे जैसे एडवाइजर्स है उनको भी डेट म्यूचुअल फंड्स के बारे में पता नहीं होता है। तो डेट म्यूचुअल फंड ये चीज मतलब ये इन्वेस्टमेंट एवेन्यू जो है उसमें आपको साइजेबल एक्सपोजर लेना है। डेट म्यूचुअल फंड्स आपके पोर्टफोलियो को प्रोटेक्ट करेंगे। मतलब आप सोचिए, अगर आपका एक स्मॉल एग्जांपल देता हूँ, जनवरी के महीने में जब भी मार्केट पीक पे था, वो टाइम पे अगर आपका 100% पोर्टफोलियो इक्विटी म्यूचुअल फंड मतलब शेयर जिसमें खरीदे जाते हैं ऐसे म्यूचुअल फंड्स में होता, तो आपको 40% नीचे आ जाता आपका पोर्टफोलियो टिल मार्च। अगर डेट पोर्टफोलियो म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो आपका होता, एक्सपोजर होता, तो इतना 40% का इम्पैक्ट आपके पोर्टफोलियो को नहीं बैठता। तो डेट म्यूचुअल फंड्स में आपको एक्सपोजर काफी लेना जरूरी है, वो आपका लॉन्ग रन में रिटर्न्स बढ़ाएंगे। अभी डेट म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, कैसे फंक्शन होते हैं, इसके ऊपर मैं आपको एक सेशन करूंगा आगे आने वाले टाइम में, तो उसमें डिटेल में जाएंगे। लेकिन शॉर्ट में बताता हूँ, डेट जिनको मालूम नहीं है, डेट म्यूचुअल फंड एफडी की तरह होते हैं, मतलब उनके तरह रिटर्न्स देते हैं, उनके तरह सेफ होते हैं, और मतलब उससे कंपैरिजन आप कर सकते हो। लेकिन एफडी से बेटर एवेन्यू है डेट म्यूचुअल फंड। लाइफ में आप थर्ड पॉइंट, मतलब लाइफ में कभी लोन नहीं लेना चाहिए। अभी ये थोड़ा ऑफेंसिव पॉइंट है। 90% ऑफ लोगों को ये मतलब ये नहीं होगा, मतलब जजेगा नहीं कि लोन्स विदाउट लोन्स कैसे होगा, मतलब घर कैसे लेंगे, मुंबई पुणे में घर कैसे लेंगे विदाउट लोन। तो इसके ऊपर भी मैं अगस्त में एक सेशन करने वाला हूँ। लेकिन अगर आपको पर्सनल लाइफ आपका अच्छा बनाना है या आपका फाइनेंशियल लाइफ एकदम साउंड रखना है, तो लाइफ में कभी भी लोन नहीं लेना चाहिए। ये कैसे, तो वो सेशन में मैं डिटेल में बताऊंगा। अगर आप रिच लोगों का हिस्ट्री निकालोगे, मतलब उनके लाइफ का स्टोरी ये करोगे, देखोगे, तो उन्होंने कभी लाइफ में लोन नहीं लिया है, उसके वजह से वो रिच है। अभी इसकी ये भी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है, रिच दिखना और रिच होना ये दो अलग अलग पार्ट है। तो जो भी रिच होते हैं वो उनके लाइफ का स्टडी करोगे तो उन्होंने कभी लोन नहीं लिया होगा लाइफ में। फोर्थ पॉइंट है टैक्टिकल एंड स्ट्रेटेजिक अलोकेशन। इसके ऊपर मैं आगे प्रेजेंटेशन में बताता हूँ, ये करना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोगों का एसआईपी इन्वेस्टमेंट होता है, तो मैंने भी मेरे बहुत सारे सब क्लाइंट्स को ऐसे ही बताया कि आप 5-6 साल तक एसआईपी चलाओ, आपको 10-12% रिटर्न जरूर आएंगे। लेकिन ये क्राइसिस होने के बाद, मतलब आफ्टर 23 मार्च ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है कि आपने 5-6 साल एक ही एसआईपी चलाया तो आपको रिटर्न 10-12% आए। आपको टैक्टिकल और स्ट्रेटेजिक अलोकेशन करते रहना पड़ेगा। तो ये क्या होता है वो आगे आने वाले प्रेजेंटेशन में बताता हूँ। और लास्ट पॉइंट, शायद आपको ऐसे लगे मैं मेरी खुद की एडवर्टाइज कर रहा हूँ, तो ऑफकोर्स मैं कर ही रहा हूँ मेरी एडवर्टाइज, लेकिन आप एक अच्छा एडवाइजर आपके लाइफ में फाइनेंशियल एडवाइजर होना जरूरी है, क्योंकि एडवाइजर का काम होता है आपको रैशनल रखना। पैसे के, मेरे खुद के पैसे के बारे में हम कभी रैशनल नहीं होते, हमेशा इमोशनल होते हैं। मैं मेरे बारे में एक एग्जांपल देता हूँ आपको। मैं ये मार्केट से, इक्विटी मार्केट से काफी ये हूँ, अटैच्ड हूँ। तो
बहुत सारी चीजें मालूम होती है क्या होने वाला है। अभी मार्च के महीने में एक आईपीओ आया था एसबीआई कार्ड्स का, तो आपने भी उसमें इन्वेस्ट किया होगा, बहुत सारे लोगों ने इन्वेस्ट किया होता, ऑलमोस्ट सबको सब्सक्रिप्शन मिला और वो उसका निगेटिव लिस्टिंग हुआ। तो ये मुझे मालूम था कि वो ओवर प्राइस्ड है, मतलब 75 के पी पे वो मिल रहा था, आईपीओ आया था वो, जो कि एक्सपेंसिव है, तो इतने एक्सपेंसिव शेयर में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, ये मुझे मालूम था। लेकिन पूरा सब लोग बोल रहे थे कि नहीं बहुत अच्छा है, बहुत फ्यूचर अच्छा होने वाला है, ग्रे मार्केट प्राइस अराउंड 1000 रुपीज की है, तो मैंने भी इन्वेस्ट किया और आज तक वो निगेटिव में ही है। कल का ही शेयर मार्केट रेट उसका 755 हुआ है, मतलब आईपीओ के प्राइस के ऊपर आया है। तो मेरी भी गलतियां होती है क्योंकि मेरे पैसे के बारे में मैं इमोशनल हूँ। तो पॉइंट मुझे ये आपको बताना है कि आपको फाइनेंशियल फील्ड का कितना भी नॉलेज हो, लेकिन फिर भी आपके पास एडवाइजर होना चाहिए। उसका मैं एग्जांपल आपको दूंगा। बहुत सबको मालूम है दुनिया का सबसे बड़ा बेस्ट इन्वेस्टर, रिचेस्ट आदमी वॉरेन बफे है, लेकिन वॉरेन बफे का एडवाइजर चार्ली मंगर, उसके बारे में बहुत कम लोगों ने सुना होगा। हर एक फील्ड में ऐसे ही है। विराट कोहली बेस्ट बैट्समैन है, लेकिन उसको भी रवि शास्त्री ये कोच है। सचिन तेंदुलकर बेस्ट बैट्समैन है, लेकिन उसको भी गैरी क्रस्टन और अर्ली टाइम में आचरेकर सर ये गुरु थे। इवन हमारे मोदी जी भी है, उनके भी एडवाइजर मतलब अमित शाह है। तो एडवाइजर होना बहुत जरूरी है यहाँ से आगे आने वाले टाइम में, अगर आपको अच्छा वेल्थ क्रिएट करना है तो। अभी एक मैं वीडियो आपको दिखाना चाहता हूँ। आप में से बहुत सारे लोगों ने मेरा पहले वाला सेशन अटेंड किया होगा, तो इन्होंने ये वीडियो देखा रहेगा। तो जिन्होंने भी ये वीडियो देखा नहीं है, उनके बेनिफिट के लिए ये मैं दिखा रहा हूँ। तो जिन्होंने भी ये वीडियो देखा है, तो वो आपको मैं बोर कर रहा हूँ, लेकिन आप थोड़ा कोऑपरेट कीजिए। और जिन्होंने भी वीडियो नहीं देखा है, उनको अभी ये देखना है। ये वीडियो में दो टाइप के लोग हैं, जिन्होंने व्हाइट टी शर्ट पहना है और ब्लैक टी शर्ट पहना है। तो व्हाइट टी शर्ट पहनने वाले लोग एक दूसरे को बॉल पास कर रहे हैं, और ब्लैक टी शर्ट में पहने वाले लोग एक दूसरे को बॉल पास कर रहे हैं। तो आपको गिनने हैं व्हाइट टी शर्ट जिन्होंने पहना है, उन्होंने कितने पासेस किए, तो ये आपको गिनना है सिर्फ। तो वीडियो में चालू करता हूँ। आपको समझा ना, आपको पास काउंट करने हैं व्हाइट जिन्होंने भी टी शर्ट पहना है। मुझे एक ऐसा आ रहा है कि कांट हियर योर वॉइस। मेरा वॉइस ऑडिबल है ना सबको? हेलो Yes, हेलो। yes, yes, हाँ yes, हाँ हाँ हाँ। तो और ये वीडियो भी दिख रहा है ना सबको? yes, yes. हाँ। तो देखिए, व्हाइट, अरे सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, वापस चालू करता हूँ। काउंट किया कि आप में से किसी ने ये व्हाइट टी शर्ट वाले लोगों ने कितने बॉल पास किए? तो जरा चैट बॉक्स में टाइप कीजिए अगर किसी ने काउंट किया होगा तो। और किसी ने काउंट किया? शशांक ने 12, संकेत 8, और अमेय 14। ओके। और कुछ अनयूजुअल ऑब्जर्व किया किसी ने? जिन्होंने भी ये वीडियो देखा नहीं है, उन्होंने इसमें अनयूजुअल कुछ ऑब्जर्व किया ये वीडियो में, वो जरा टाइप कीजिए। मतलब जिन्होंने भी ये वीडियो नहीं देखा है, उन्होंने कुछ अनयूजुअल ऑब्जर्व किया क्या इसमें? ये वीडियो वापस देखिए अभी। अच्छा, दे विल कम इन इन बिटवीन। तो अभी देखिए,
गोरिल्ला कितने लोगों ने देखा इसमें? जिन्होंने पासेस काउंट किए उन्होंने गोरिल्ला देखा क्या? चैट बॉक्स में ये किए, देखिए बताइए। मुझे एक कोई तो बता रहा है, उनका नाम कुछ अजीब भी है कि कांट हियर, तो एक्चुअली आवाज तो आ रहा है सबको। तो आप जरा सेटिंग्स चेंज कीजिए ना, चेक कीजिए ना आपके ऑडियो सेटिंग्स आपके ऐप पे। तो ये जो वीडियो है ना, इसमें 50% ऑफ द लोग गोरिल्ला नहीं ऑब्जर्व करते। जो देखते हैं वो 50% ऑफ द लोग गोरिल्ला ऑब्जर्व नहीं करते। अभी ऑब्जर्व कीजिए इसमें। तो मुझे ये वीडियो के हाँ, ये वीडियो से मुझे ये बताना है आपको, हमारे आजू-बाजू में नॉइज़ इतना होता है ना, तो नॉइज़ मतलब आज का आप नॉइज़ देखोगे तो न्यूज़ चैनल चालू करोगे तो आपको कोरोना के ऊपर नंबर दिखेंगे, फिर वो चाइना बॉर्डर के ऊपर क्या चालू है, उसके ऊपर चालू रहेगा। फिर राजस्थान में क्या चालू है, उसके ऊपर चालू रहेगा। सोशल मीडिया पे जाओगे तो वही दिखेगा आपको, या फिर जॉब मार्केट कैसे अनफोल्ड होगा, तो हमेशा नॉइज़ है आजू-बाजू में। लेकिन ऐसी गोरिल्ला जैसी अपॉर्च्युनिटी लास्ट 3 महीने में चली गई, जहाँ पे 45% मार्केट ऊपर गया। आज भी ऐसी गोरिल्ला अपॉर्च्युनिटीज है मार्केट में। तो आज के टाइम, आज एज ऑन डेट गोरिल्ला अपॉर्च्युनिटीज कौन सी है, वो आगे के प्रेजेंटेशन में आपको बताऊंगा। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, डेट म्यूचुअल फंड्स और टैक्टिकल असेट एलोकेशन, ये तीनों में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है, एग्जैक्टली वहां पे आप इन्वेस्ट करोगे, नेक्स्ट 2-3 सालों में बहुत ज्यादा रिटर्न्स कमा सकते हो। और क्यों कमा सकते हो उसका मैं आपको लॉजिकल रीजन बताऊंगा। ये थर्ड पार्ट है, इंटरेस्टिंग है, शायद आपको थोड़ा अनयूजुअल लगे, मतलब ग्राफ्स वगैरह है तो शायद समझने में दिक्कत हो, लेकिन इसका इसेंस अगर आपने ले लिया ना तो आप अच्छा पैसा बना सकते हो। तो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स का मैं अपॉर्चुनिटी आपको बताता हूँ। ये एक इन्वेस्ट करते टाइम, मतलब इन्वेस्ट जब भी हम करते हैं इक्विटी मार्केट में, तो दो टाइप के बाइफर्गेशन स्टाइल होते हैं इन्वेस्टिंग के। एक वैल्यू स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग होता है, एक ग्रोथ स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग होता है। तो मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा, लेकिन एक शॉर्टली बताता हूँ। ग्रोथ स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग मतलब ऐसी कंपनियां जो बहुत फास्ट पेस पे आगे बढ़ रही है, क्योंकि वो ऐसे मार्केट में, ऐसे इंडस्ट्री में आती है जो इंडस्ट्री फास्ट ग्रो कर रहा है। जैसे कि 90s के दशक में, डिकेड में आईटी कंपनियां बहुत फास्ट स्पीड से ग्रो कर रही थी। अगर आप आज देखोगे तो स्पेशलिटी केमिकल, मतलब आज जो हैंड सैनिटाइजर है या जो भी यूज करते हैं हम लोग, मतलब पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स, उसमें एक स्पेशलिटी केमिकल्स यूज होते हैं। तो स्पेशलिटी केमिकल इंडस्ट्री बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा है, आज 40% से ग्रो कर रहा है। 2001 टू 2010 प्राइवेट बैंक्स काफी फास्ट पेस पे ग्रो कर रही थी। तो इसको बोलते हैं ग्रोथ स्टाइल। ऐसे शेयर्स में इन्वेस्ट करना मतलब ग्रोथ स्टाइल। और वैल्यू स्टाइल मतलब ऐसी कंपनियां जो हाई डिविडेंड पेइंग होती है जनरली, जैसे कि एनटीपीसी जो पावर जनरेटर है, रिलायंस वैल्यू स्टॉक है। तो ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना मतलब वैल्यू इन्वेस्टिंग होता है। तो जब भी करेक्शन आता है ना शार्प, इसके पहले जो भी आए हैं, तो उसके बाद थोड़े टाइम तक वैल्यू इन्वेस्टिंग काफी अच्छा चलता है रादर देन ग्रोथ। अभी लास्ट 3-4 साल में आप देखोगे ना तो ग्रोथ स्टाइल बहुत चला, मतलब जो ग्रोथ स्टॉक्स थे वो बहुत मल्टीफोल्ड हो, लेकिन यहाँ से आगे वैल्यू स्टाइल चलेगा ऐसे लग रहा है। अभी 2008 टू 2009 का जो लेहमन ब्रदर्स सब प्राइम क्राइसिस था, उसके बाद, खत्म होने के बाद, वैल्यू इंडेक्स ने 116% का रिटर्न दिया, ग्रोथ इंडेक्स ने 110% का। 2013 टू 2014 टेपर टेंट्रम क्राइसिस था, जहां पे वैल्यू इंडेक्स 41% परफॉर्म किया और ग्रोथ इंडेक्स 35। फरवरी 2016 टू नवंबर 2016 चाइना में करेक्शन आया था शार्प, उसके बाद भी वैल्यू अच्छा चला। एनबीएफसी क्राइसिस इंडिया में जब भी आईएलएनएफएस क्रैश हुआ था, दीवान हाउसिंग क्रैश हुआ था, वो टाइम के बाद भी वैल्यू स्टाइल अच्छा चला। आप देखोगे 1975 टू टिल 2020 वैल्यू इंडेक्स का प्रोपोर्शन और ग्रोथ इंडेक्स का प्रोपोर्शन, मतलब इजी लैंग्वेज में बताऊं तो वैल्यू स्टाइल इन्वेस्टिंग का एक इंडेक्स और ग्रोथ स्टाइल इन्वेस्टिंग का एक इंडेक्स, वो एकदम डाउन पे है, मतलब बॉटम पे है। तो यहाँ से ऊपर जाने का चांसेस बहुत ज्यादा है। तो वैल्यू स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग आपको करना है। अभी वैल्यू स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग मतलब क्या करोगे, तो ऐसे म्यूचुअल फंड स्कीम में आप पैसा डालोगे जो वैल्यू स्टाइल इन्वेस्टिंग को फॉलो करती है। उसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ। 23 मार्च से आज तक
आईसीआईसीआई वैल्यू डिस्कवरी फंड, मतलब जो वैल्यू स्टाइल इन्वेस्टिंग करता है, उसने 45.5% के रिटर्न दिए हैं 23 मार्च से आज तक। और एचडीएफसी का कैपिटल बिल्डर वैल्यू फंड है, उसने 44% के रिटर्न दिए हैं। लेकिन आप देखोगे जो ग्रोथ स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग वाला फंड है एक्सिस ब्लू चिप, उसने 26% के रिटर्न दिए हैं सिर्फ। अगर इस 23 मार्च के पहले आप 3 साल जाओगे तो एक्सिस ब्लू चिप के आप रिटर्न देखिए, वो ज्यादा थे रादर देन ये दो स्कीम्स। तो यहाँ से आगे आपको ये दो स्कीम्स में आप पैसा डाल सकते हो, और बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स के ये वैल्यू फंड्स होते हैं, तो उसमें आपको इन्वेस्टिंग करना है। तो इक्विटी में मैंने आपको एक अपॉर्चुनिटी बताया जो कि वैल्यू थीम में आपको इन्वेस्ट करना है। अभी एक सेकंड स्टोरी अनफोल्ड हो रहा है, वो मतलब लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप, लार्ज कैप वर्सेस मिड कैप स्मॉल कैप। ये डाइवर्जेंस आप देखोगे तो हाईएस्ट है आज आज के टाइम पे। मतलब एक मिनट, हाँ, ये जो ब्लू कलर का लाइन है ना, वो बीएसई मिड कैप और सेंसेक्स का ये है, रिलेशन है एक दूसरे के साथ। तो और ये रेड कलर का जो स्ट्रेट लाइन है, तो ये एवरेज है मिड कैप रिलेटिव टू सेंसेक्स का, जो कि 37% पे होता है। लेकिन आज एवरेज से बिलो है, मतलब मिड कैप एवरेज से बिलो है। तो यहाँ से मिड कैप में काफी अच्छा रैली आने की गुंजाइश है। इसके पहले भी देखोगे, जब भी ये नीचे गया वहां से ऊपर काफी अच्छे रिटर्न्स बने हैं। तो जब भी बॉटम पे रहता है वो टाइम पे अगर मिड कैप में इन्वेस्ट करोगे तो अच्छे रिटर्न्स बनेंगे। तो आज भी बॉटम पे ही है। सेम वे स्मॉल कैप वर्सेस लार्ज कैप आप कंपेयर करोगे तो ये जो रेड लाइन है वो एवरेज है, एवरेज से काफी नीचे है स्मॉल कैप इंडेक्स। तो यहाँ से भी ऊपर जाने की गुंजाइश है। अभी मैं एक्चुअल आपको बताता हूँ। येलो लाइन मतलब स्मॉल कैप, रेड लाइन मतलब मिड कैप, ब्लू लाइन मतलब लार्ज कैप। तो ये जहां पर भी कन्वर्ज होते हैं एक दूसरे के साथ, ऐसे पहले 2 बार हुआ है। मतलब अप्रैल 2009 के टाइम पे, जुलाई 2009 के टाइम पे, और मार्च 2020 के टाइम पे। तो 3 टाइम ये कन्वर्ज हुआ है। कन्वर्ज होने के बाद क्या हुआ है वो देखिए। येलो लाइन मतलब स्मॉल कैप हमेशा आउट परफॉर्म किया है, आज भी आउट परफॉर्म करना चालू किया है, और रेड लाइन ने भी ब्लू लाइन को मतलब लार्ज कैप को आउट परफॉर्म कर रहा है। मैं जो बता रहा हूँ वो आपको कनेक्ट हो रहा है ना? मतलब मैं जो बताना चाह रहा हूँ वो आपको समझ रहा है ना? जरा चैट बॉक्स में मुझे बताइए ना कि आप कनेक्ट हो रहे हो ना, ये मैं क्या बताना चाह रहा हूँ वो, कि थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो रहा है वो। हाँ, तो पॉइंट ये है कि आपको स्मॉल कैप और मिड कैप में आपका ज्यादा से ज्यादा अलोकेशन रखना है। तो मैंने 2 पॉइंट्स बताए इक्विटी म्यूचुअल फंड में, एक तो वैल्यू थीम पे आपको इन्वेस्ट करना है, और स्मॉल और मिड कैप में आपको इन्वेस्ट करना है। अभी एक एग्जांपल देता हूँ। इसके पहले ये जो जुलाई 2019 जुलाई 2014 में ये जो कन्वर्ज हुए हैं स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप इंडेक्स एक साथ, उसके बाद 3 साल, मतलब जुलाई 9 जुलाई 2014 टू 9 जुलाई 2017, 3 साल में जो स्मॉल कैप फंड है एसबीआई स्मॉल कैप, उसने 31% के रिटर्न दिए। एचडीएफसी स्मॉल कैप ने 22% के रिटर्न, और एचडीएफसी मिड कैप ने 22% के रिटर्न। अपोजिट लार्ज कैप जो थे फंड्स, एसबीआई ब्लू चिप और एचडीएफसी टॉप 200, उन्होंने 11 और 16% के रिटर्न दिए। तो पॉइंट ये है कि जब भी ये तीनों इंडेक्स एक साथ कन्वर्ज होंगे उसके बाद स्मॉल और मिड में इन्वेस्ट करना चालू करना चाहिए, वो आउट परफॉर्म करेंगे जैसे कि आज हो रहा है। तो मैंने इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के आपको अपॉर्चुनिटीज बताए। अभी डेट म्यूचुअल फंड के अपॉर्चुनिटीज में आपको बताता हूँ। अभी डेट म्यूचुअल फंड के बारे में जिनको पता नहीं है उनको मैं सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ। डेट म्यूचुअल फंड मतलब एफडी। एफडी से वो 4 पॉइंट्स में बेटर स्कोर करते हैं। एक तो सेफ्टी है, मतलब एफडी आप जब भी करते हो, फॉर एग्जांपल अगर आपने पीएनसी बैंक में एफडी की होती 10 लाख की, तो आपको पैसे तो गए, मतलब ऑलमोस्ट गए, वो रिकवर होने को बहुत टाइम लगेगा। पीएमसी बैंक जो बंद हुई एक एक 1.5 साल पहले, तो आप वो बैंक का रिस्क ले रहे हो एफडी में। डेट म्यूचुअल फंड में वही 10 लाख रुपए आप इन्वेस्ट करते हो, तो वो एक ही सिक्योरिटी में नहीं, अलग अलग 80-90 अलग अलग बॉन्ड्स में इन्वेस्ट होते। तो हर बॉन्ड एक ही टाइम पे डिफॉल्ट नहीं होगा, उसमें से कुछ डिफॉल्ट भी होगा। तो अगर आपको 7% रिटर्न मिलने वाले हैं तो शायद कम होके 6.5 हो सकते हैं, लेकिन आपका कैपिटल ही
जाएगा ऐसा कभी नहीं होगा, लेकिन एफडी में आपका कैपिटल जा सकता है अगर बैंक बंद हो गई तो सेफ्टी के मामले में डेट म्यूचुअल फंड स्कोर करते हैं अबव एफडी। सेकंड है लिक्विडिटी। आप अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 3 साल का एफडी करोगे और आपको 1 साल के बाद पैसा चाहिए तो आपको पेनल्टी चार्ज होगा या आप पैसे निकाल भी नहीं सकते हो। लेकिन डेट म्यूचुअल फंड्स पे आप एनी डे कभी भी निकाल सकते हो, नेक्स्ट डे आपके अकाउंट में पैसा आता है विदाउट एनी चार्जेस। रिटर्न्स, अगर ये डेट म्यूचुअल फंड्स में समझ के आप इन्वेस्ट करोगे ना तो हमेशा एफडी से अच्छा रिटर्न्स आपको मिलेगा अगर समझ के करोगे। और फोर्थ, टैक्सेबिलिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब आप जो एफडी कर रहे हो या सेविंग बैंक में आप पैसा रख रहे हो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट आपको मिलता है साल में, वो एवरी ईयर आपके टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स्ड होता है। मतलब अगर 6% 8% की एफडी है आपको तो आपके हाथ में अराउंड 5.5% ही आता है अगर आप 30% टैक्स ब्रैकेट में हो तो। लेकिन डेट म्यूचुअल फंड्स में जब भी आप पैसा निकालोगे जो भी फाइनेंशियल ईयर में, वो फाइनेंशियल ईयर में उसके ऊपर टैक्स एप्लीकेबिलिटी होगा। तो ये बहुत 4 अच्छे एडवांटेजेस है। तो अपॉर्चुनिटी क्या है मैं बताता हूँ। ये जो ग्राफ है, ब्लैक कलर की जो लाइन है, ये क्रेडिट स्प्रेड्स होते हैं। अभी क्रेडिट स्प्रेड्स क्या होते हैं उसके डिटेल में मत जाइए। पॉइंट ये है कि ये जब भी ग्रीन और डार्क ग्रीन कलर में जाएंगे ये क्रेडिट स्प्रेड, तभी आप अगर इन्वेस्ट करोगे डेट म्यूचुअल फंड स्कीम्स में तो उसके बाद आपके रिटर्न्स बहुत ज्यादा होते हैं। तो ऐसा इसका पहले दो, मतलब आज आप करंटली देखोगे तो क्रेडिट स्प्रेड ग्रीन, डार्क ग्रीन कलर में है। आज अगर आप क्रेडिट डेट म्यूचुअल फंड स्कीम्स में इन्वेस्ट करते हो तो बहुत अच्छे रिटर्न्स बनने वाले आने वाले 6 महीना, 9 मंथ्स और 12 मंथ्स में। ऐसा इसके पहले हिस्ट्री में कभी था तो फेज 1 फेज 2 देखिए। फेज 1 कौन सा था? तो सितंबर 2013 टू अप्रैल 2014, 7-8 महीने का पीरियड था। आईसीआईसीआई क्रेडिट रिस्क फंड, ये एक डेट म्यूचुअल फंड स्कीम है, उसने 13% के रिटर्न दिए। ये जो फेज 1 देखिए, फेज यहाँ पे इन्वेस्ट जिसने किया और यहाँ पे जिसने एग्जिट किया उसको अराउंड 13% के रिटर्न मिले। फेज 2 में देखिए, लाइट ग्रीन कलर में था वो इंडेक्स, मार्च 2016 टू अक्टूबर 2016, मतलब 7 8 महीने का पीरियड। आईसीआईसीआई क्रेडिट रिस्क फंड ने 12% के रिटर्न दिए, एचडीएफसी क्रेडिट रिस्क फंड ने 13% के रिटर्न दिए। अगर आप हिस्ट्री से कंपेयर करोगे तो ये क्रेडिट स्प्रेड ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पे है। अगर आप इसमें आप इन्वेस्ट करते हो तो श्योर शॉट आपको 9 to 10 मंथ्स में जैसे पास में रिटर्न्स मिले हैं वैसे आपको मिल सकते हैं। तो ये डेट म्यूचुअल फंड का फर्स्ट अपॉर्चुनिटी मैंने बताया आपको। क्रेडिट रिस्क फंड में आप इन्वेस्ट कीजिए, आपका पैसा आपको पास्ट में जैसे रिटर्न्स मिले वैसे रिटर्न्स आपको मिलेंगे श्योर शॉट। सेकेंड अपॉर्चुनिटी, अभी ना आफ्टर ये क्राइसिस, टू मार्च क्राइसिस, आपको थोड़ा आपका हैबिट्स बदलने की जरूरत है। हैबिट्स कैसे? तो बहुत सारे लोगों का सैलरी लास्ट मंथ, वीक ऑफ द मंथ आता है या 31st ऑफ द मंथ आता है और सेविंग बैंक अकाउंट में पड़ा हुआ रहता है। आप देखोगे सेविंग बैंक अकाउंट के जो इंटरेस्ट रेट है वो एसबीआई के इंटरेस्ट रेट 2.75% है। सिर्फ 3% आपका पैसा इंटरेस्ट जनरेट कर रहा है। अगर वही पैसा आप, ये जो बॉक्स है ना, ऑफ व्हाइट कलर का जो बॉक्स है उसमें कौन से स्कीम्स है, आईसीआईसीआई अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड, आईसीआईसीआई सेविंग्स फंड और फ्लोटिंग इंटरेस्ट फंड, ये स्कीम्स में अगर डालते हो आपका पैसा पूरा, जो भी आपका सेविंग अकाउंट का बैलेंस है पूरा उठा के, तो आपको उतना ही सेफ है जितना सेविंग बैंक अकाउंट सेफ है और आपको उसके ऊपर अच्छा इंटरेस्ट जनरेट हो सकता है। करंटली अल्ट्रा शॉर्ट टर्म का जो ये है यील्ड है वो 6.2% है। तो पॉइंट मेरा ये है कि ये जो अल्ट्रा शॉर्ट टर्म कैटेगरी है या लो ड्यूरेशन, काफी सारे म्यूचुअल फंड्स में उसका नाम लो ड्यूरेशन कैटेगरी है, तो उसमें आपका सेविंग अकाउंट का बैलेंस डाल दीजिए पूरा और जब भी आपको पैसा लगता है आप निकाल लीजिए उसमें से। तो जो आपका उसमें पड़ा रहेगा ना पैसा, वो 6% आपको जनरेट करेगा रादर देन सेविंग अकाउंट में 2.5% 3% आपको मिल रहा है। प्लस इसमें आपको गुंजाइश भी होती है कि रिटर्न्स भी ज्यादा बढ़ सके। अभी आप लोग बोलोगे कि सेविंग अकाउंट में तो सेफ होता है, इसमें आप मैं डालूंगा तो निगेटिव हो जाएगा, तो इसमें आपका पैसा निगेटिव नहीं होगा। आप ये अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड जो है आईसीआईसीआई, उसका 10-15 सालों का हिस्ट्री निकाल के देखिए, कभी भी ये निगेटिव में गया नहीं है।
तो ये हैबिट आप लगा के लीजिए कि आपके सेविंग अकाउंट में मिनिमम बैलेंस छोड़ के जो भी पैसा है वो अल्ट्रा शॉर्ट टर्म या लो ड्यूरेशन फंड में पार्क कीजिए। वो आपके पोर्टफोलियो रिटर्न्स थोड़े से एनहांस करेगा। तो ये सेकंड अपॉर्चुनिटी मैंने आपको बताई। इक्विटी म्यूचुअल फंड में 2 अपॉर्चुनिटीज बताई, वैल्यू और स्मॉल मिड। डेट में मैंने 2 बताई, क्रेडिट रिस्क और ये सेविंग अकाउंट अल्ट्रा शॉर्ट टर्म में शिफ्ट करने का। और थर्ड अपॉर्चुनिटी है टैक्टिकल एसेट एलोकेशन, जो मैंने पहले आपको बताई थी, टैक्टिकल एंड स्ट्रेटेजिक एसेट एलोकेशन। टैक्टिकल एसेट एलोकेशन मतलब सिंपल है, जब भी मार्केट नीचे रहेगा, इक्विटी मार्केट जैसे मार्च के महीने में था, सस्ता था, अगर वो टाइम पे आपके पास डेट म्यूचुअल फंड में पैसा होता और वो डेट म्यूचुअल फंड से आपने इक्विटी में ट्रांसफर किया होता, तो जो आगे की रैली है, जो 45% की रैली है, उसमें आपको अराउंड 25, 30, 35% रिटर्न्स मिल जाते। तो मेरे काफी इन्वेस्टर्स हैं जो मैंने ये बताया वो समझते हैं, तो उनके बारे में हमने कैसे किया, अभी काफी सारे लोग अटेंड भी कर रहे होंगे उसमें से। तो 18 मार्च को यहाँ पे आप देख सकते हो, 18 मार्च को निफ्टी था 8,400। तो वो टाइम पे हमने क्या किया कि डेट म्यूचुअल फंड से, मतलब अभी ये जो इन्वेस्टर्स है उनके डेट म्यूचुअल फंड अकाउंट में से इक्विटी फंड में थोड़े थोड़े पैसे डाले, इन्वेस्ट किए। ये जो ग्रीन दिख रहा है वो डेट टू इक्विटी है और रेड जो दिख रहा है वो इक्विटी टू डेट है। फिर 19 तारीख को और 200 पॉइंट से नीचे गिरा निफ्टी, तो वापस हमने पैसा डेट में से इक्विटी में स्विच किया, ये इन्वेस्टर्स का। 23 को बॉटम था 7,600, वो टाइम पे देखो कितना इन्वेस्ट हुआ है, मतलब सबने ऑलमोस्ट इन्वेस्ट किया है डेट टू इक्विटी में। तो उनको एकदम बॉटम पे सबने इन्वेस्ट किया है। अभी जब भी 7,623 तारीख को हुआ तभी हमें पता नहीं था कि वो बॉटम है, लेकिन हम हर लेवल पे थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट कर रहे थे। फिर 3 अप्रैल को 8100 का निफ्टी था, वो टाइम भी हमने इन्वेस्ट किया। फिर 3 महीना हम रुके रहे, मई जून 2 महीना सॉरी। फिर 9 जून को 10,000 निफ्टी टच हुआ, तो वो टाइम पे हमने प्रॉफिट बुक किया, मतलब इक्विटी टू डेट में वापस आए हम लोग। फिर 19 जून को 10,200 हुआ, वापस प्रॉफिट बुक किया। 23 जून को 10,400, वापस प्रॉफिट बुक किया। 3 जुलाई को 10,600 हुआ, वापस प्रॉफिट बुक किया। और 10,800 हुआ 6 जुलाई को। अभी समझो नेक्स्ट वीक में 11,000 होता है तो वापस हम शिफ्ट करेंगे इक्विटी टू डेट, प्रॉफिट बुक करेंगे। तो ये टैक्टिकल एसेट एलोकेशन करना बहुत जरूरी है आपके पोर्टफोलियो में, क्योंकि ये जिन्होंने भी किया है, जो इन्वेस्टर ने किया, सबके पोर्टफोलियो में वो अमाउंट पे अराउंड 25, 30, 32% रिटर्न जनरेट हुए हैं। तो ये 30% रिटर्न तो ये तो मतलब छोटे नहीं होते हैं। तो इसके लिए ये टैक्टिकल एसेट एलोकेशन करना आने वाले टाइम में आपके पोर्टफोलियो में बहुत जरूरी है। अगर आप ये खुद समझ के कर सकते हो तो कीजिए, या फिर एक एडवाइजर ढूंढिए अच्छा, जिसको बोलिए ये करने के लिए, जो एक्टिवली ऐसे करेगा आपके पोर्टफोलियो में। आने वाले टाइम में मैं आपको बोल रहा हूँ, वोलेटिलिटी बहुत रहेगा, ऊपर नीचे बहुत होगा, उसका आप फायदा उठा सकते हो टैक्टिकल एसेट एलोकेशन करके। और स्ट्रेटेजिक एसेट एलोकेशन मतलब क्या है, मैं एक आपको फाइल शेयर करता हूँ आपके साथ, जो मेरे एक इन्वेस्टर है उनका है ये। स्ट्रेटेजिक एसेट एलोकेशन मतलब क्या है, अभी बहुत सारे इन्वेस्टर जो है इन्वेस्ट करते हैं, मतलब किसी ने 2012 में इन्वेस्ट करना चालू किया होगा, या फिर 2015 में किसी ने चालू किया होगा, किसी ने 2017 में किया होगा। तो अकॉर्डिंग टू मार्केट सिचुएशन आपको आपका पोर्टफोलियो रीबैलेंस करना जरूरी है। तो अभी एक इन्वेस्टर है मेरे, इनका ये पोर्टफोलियो था, मतलब आप देखोगे तो इनके पोर्टफोलियो में टोटल 14 स्कीम्स थी म्यूचुअल फंड की, अलग अलग टाइम पे, जैसे सैलरी बढ़ते गया तो नए 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 स्कीम ऐड करते गए। तो इनका इक्विटी टू डेट अलोकेशन आप देखोगे तो अराउंड 60-40 था। जब भी हमने ये मतलब मेरे पास ये आए, उसके बाद मैंने इनका एक ये किया, मतलब कितना पैसा वो स्मॉल कैप में डाल रहे हैं, कितना पैसा मिड कैप में डाल रहे हो, कितना लार्ज कैप में डाल रहे हैं। तो इनका कुछ मतलब इनका जो पोर्टफोलियो था वो एकदम इम्बैलेंस था, मतलब लार्ज कैप में 26, मिड कैप में 18, स्मॉल कैप में 31। आज के सिचुएशन के हिसाब से आइडियली ऐसे ही होना चाहिए, मतलब 10% लार्ज कैप, मिड कैप में 20%, स्मॉल कैप में 30%। तो मैंने आफ्टर सब करके ये ऐसे रिबैलेंस करके दिया उनको पोर्टफोलियो, स्मॉल कैप लार्ज कैप के हिसाब से, और उनको रिकमेंडेशंस दिए। तो ऐसा रिबैलेंस करना जरूरी है।
आज के जो जैसे मैंने आपको बोला है कि आज जो अटेंड कर रहे हैं सेशन, उनके लिए मैं फ्री ऑफ कॉस्ट ये स्ट्रेटेजिक असेट एलोकेशन करके दूंगा। आप खाली मुझे, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, वो नोट डाउन करके मुझे मैसेज कीजिए, जो भी इंटरेस्टेड है इसके बारे में और जानने के लिए। उनका पोर्टफोलियो फ्री ऑफ कॉस्ट में रीबैलेंस करके दूंगा स्ट्रेटेजिकली। इसका मैं अराउंड 4000 रुपीज चार्ज करता हूँ, लेकिन आज जो अटेंडीज है, अराउंड 40 अटेंडीज है, तो उनके लिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। ये लास्ट स्लाइड है। अभी टाइम हुआ है अराउंड 11:50, तो अपने पास 10 मिनट और है। आप क्वेश्चंस भी पूछ सकते हो, चैट बॉक्स में आप क्वेश्चंस टाइप कीजिए। ये लास्ट स्लाइड है, समराइज करते हैं। मैंने आपको टोटल इक्विटी में दो, डेट म्यूचुअल फंड्स में दो, और स्ट्रेटेजिक और टैक्टिकल असेट एलोकेशन के बारे में बताया। तो वैल्यू ओरिएंटेड स्कीम में आप 3 साल के होराइजन से एसआईपी इन्वेस्ट कीजिए, लमसम इन्वेस्ट कीजिए। स्मॉल और मिड कैप में 3 to 5 years के हिसाब से आप एसआईपी रूट थ्रू इन्वेस्ट कीजिए। क्रेडिट रिस्क फंड में आप इन्वेस्ट कर दीजिए तुरंत, मतलब कल परसों कभी भी, लेकिन तुरंत इन्वेस्ट कीजिए। आपको डबल डिजिट रिटर्न मिलने का बहुत ज्यादा चांस है। और सेविंग बैंक में जो आपका पैसा पड़ा होता है, उसको आप ट्रांसफर कीजिए लो ड्यूरेशन और अल्ट्रा शॉर्ट टर्म। ये जो डेट फंड्स है अल्ट्रा शॉर्ट टर्म और लो ड्यूरेशन को, उसको एज अ सेविंग बैंक अकाउंट हैबिट डाल लीजिए, वैसे ही यूज कीजिए। तो मेरा प्रेजेंटेशन खत्म हो चुका है। आपको कुछ भी क्वेश्चंस है वो चैट बॉक्स में डालिए। अब हमारे पास अभी 10 मिनट है, तो मैं आपको जवाब दूंगा। ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी है, आप कभी भी कॉल कर सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि हम प्रोफेशनली एक दूसरे के साथ जुड़ जाए। अगर प्रोफेशनली एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे तो मुझे आनंद ही होगा, लेकिन अगर आपका कोई दूसरा एडवाइजर है, फिर भी आपको थोड़ा एडवाइस चाहिए, या आप डायरेक्ट इन्वेस्ट करते हो तो आपको एडवाइस चाहिए, तो भी मैं दूंगा। क्योंकि ये मेरा जो फाइनेंशियल एडवाइजिंग का प्रोफेशन है, ये मेरा मोर देन बिजनेस पैशन है। पैसा तो जरूरी है ही, लेकिन पैसा आता ही है, लेकिन मोर देन बिजनेस ये मैं पैशन की तौर पे देखता हूँ। सो आप मुझे क्वेश्चन पूछिए चैट बॉक्स में, टाइम है काफी। एक मुझे क्वेश्चन आया है, आई डिड नॉट अप्लाई फॉर एफपीओ इन यस बैंक, डिड आई मिस इट? यस बैंक का मतलब कभी भी आप इक्विटी में, कोई भी शेयर में आप इन्वेस्ट करोगे ना, तो 4 प्रिंसिपल याद रखिए। वो कंपनी हमेशा प्रॉफिटेबल होना एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट है। आप खुद को क्वेश्चन पूछिए कि जब भी आप कोई बिजनेस करने जाते हो या पार्टनर बनते हो कोई भी बिजनेस में, तो ऐसे ही बिजनेस में पार्टनर बनोगे ना जो प्रॉफिटेबल है, या फिर ऐसे ही बिजनेस में पार्टनर बनोगे ना जिसका मालिक ईमानदार है। अगर मैनेजमेंट प्रॉब्लम है, यस बैंक में मैनेजमेंट प्रॉब्लम था, अभी नई मैनेजमेंट कौन सी है? तो 60% स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है उसमें, 10% एचडीएफसी बैंक है, 10% आईसीआईसीआई बैंक है, और फिर छोटे बैंक है, कोटक, इंडसइंड बैंक वगैरह। तो खिचड़ी मैनेजमेंट है। तो ऐसे मैनेजमेंट के साथ आप जुड़ोगे क्या? तो मेरा आंसर तो नहीं है। थर्ड, ये होना चाहिए कि उसका आरओसी, मतलब रिटर्न ऑन कैपिटल 20-25 के ऊपर होना चाहिए, जो कि यस बैंक का नहीं है। और फोर्थ पॉइंट, उसका जो प्रोडक्ट है ना या मार्केट है, वो बहुत ज्यादा ग्रो होते रहना चाहिए। मतलब आप रिटेल बैंकिंग का सेक्टर देखोगे तो अभी प्रॉब्लम में है नेक्स्ट 2-3 साल तक। अभी मोराटोरियम है, 90% ऑफ लोगों ने मोराटोरियम लिया है, तो कितने लोग वापिस देंगे पैसा, क्वेश्चनेबल है। तो उसके वजह से बैंकिंग, रिटेल बैंकिंग सेक्टर प्रॉब्लम में है। प्लस कितने लोग होम लोन्स लेंगे, कार लोन लेंगे, ये क्वेश्चनेबल है। तो यस बैंक एफपीओ मेरे हिसाब से तो मैंने तो अप्लाई नहीं किया, मेरे इन्वेस्टर को भी मैंने वैसे ही बताया था। और मेरे हिसाब से वो करना ही नहीं चाहिए, ऐसे जाना ही नहीं चाहिए। कोई इन्वेस्ट ही करना है तो एचडीएफसी बैंक में कीजिए ना, या कोटक बैंक में कीजिए, जो प्रॉफिटेबल है और जो अच्छी है। अभी एक क्वेश्चन है, हाउ मच मिनिमम अमाउंट कैन, हैदर सर ने पूछा है, हाउ मच मिनिमम अमाउंट कैन वन इन्वेस्ट, व्हाट इज द अमाउंट टू बी इन्वेस्टेड इन एसआईपी फॉर हाउ लॉन्ग? अभी ये पर्सन स्पेसिफिक क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा, इजी, एकदम इजी। ऐसा थंब रूल तो नहीं है, लेकिन मैं फॉलो करता हूँ मेरे इन्वेस्टर्स के लिए और मेरे लिए। जो भी आपका इनकम है ना, 30% ऑफ द अमाउंट इन्वेस्ट होना चाहिए। अभी 30% पूरा 1 लाख रुपया आपका सैलरी है, तो 30,000 का एसआईपी नहीं करना चाहिए।
थोड़ा लाइफ इंश्योरेंस में डालना चाहिए, थोड़ा मेडिक्लेम में डालना चाहिए, थोड़ा शेयर्स में डालना चाहिए, थोड़ा गोल्ड में डालना चाहिए और थोड़ा म्यूचुअल फंड्स में डालना चाहिए। तो वो हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। 30% ऑफ द अमाउंट आपका इन्वेस्ट होना ही चाहिए। अगर आप इन्वेस्ट नहीं करोगे ना 30% ऑफ द अमाउंट, फ्यूचर में प्रॉब्लम आते रहेंगे। मतलब आपको फ्यूचर गोल्स के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। जैसे कि रिटायरमेंट है या बच्चों का एजुकेशन है या कुछ भी है, उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो 30% ऑफ द अमाउंट इन्वेस्ट होना चाहिए एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। ये ऐसा मेरा सोच है। ये मैं पर्सनली फॉलो करता हूँ। उसके बाद एक क्वेश्चन है, व्हाट इज़ योर ओपिनियन अबाउट द गोल्ड बॉन्ड? सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए आपको, थोड़ा-सा अमाउंट आपके पोर्टफोलियो का एवरी मंथ। करंटली गोल्ड में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से, बहुत ओवर प्राइस्ड है। जो भी एसेट क्लास का प्राइस बढ़ रहा है ना लास्ट 2-3 साल तक बहुत ज़्यादा परसेंटेज पे, वो एसेट क्लास ज़्यादा रिटर्न्स नहीं देगा आपको नेक्स्ट 2-3 साल तक। जो भी एसेट क्लास का प्राइस डिप्रेस्ड है फॉर 2-3 लास्ट 2-3 इयर्स, उसमें आप एसेट इन्वेस्ट कीजिए। तो गोल्ड में इन्वेस्ट करने का ये राइट टाइम है क्या? तो ये राइट टाइम नहीं है। गोल्ड में अगर आपको पर्सनल यूज़ के लिए गोल्ड यूज़ करना है, मतलब 2 साल के बाद समझो शादी है, उसके लिए गोल्ड चाहिए, तो आप फिजिकल गोल्ड में मत इन्वेस्ट कीजिए। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड फंड्स होते हैं जो डीमैट थ्रू आप बाय कर सकते हो, उसमें इन्वेस्ट कीजिए। उसके बहुत ज्यादा बेनिफिट्स है, 2.5% इंटरेस्ट मिलता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। प्लस आप फिजिकल गोल्ड जब भी खरीदते हो तो वो स्टोर करना पड़ेगा किधर ना किधर, तो आपको आपके घर में, या जो कि रिस्की है काफी, या फिर बैंक लॉकर में, तो उस बैंक लॉकर के आपको चार्जेस पड़ेंगे। तो अगर गोल्ड बॉन्ड फंड आप खरीदोगे तो आपको चार्जेस कुछ भी नहीं है, प्लस आपको इंटरेस्ट मिलता है गवर्नमेंट से। तो हमेशा गोल्ड बॉन्ड फंड थ्रू इन्वेस्ट करना चाहिए। शेयर द टैक्सेबिलिटी ऑफ द म्यूचुअल फंड। इक्विटी म्यूचुअल फंड में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है 15%। अगर 1 साल के अंदर आप उसको रिडीम करते हो तो, 1 साल के बाद रिडीम करते हो तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 10% लगता है। और उसमें 1 लाख का ये है, मतलब फर्स्ट 1 लाख का जो कैपिटल गेन है वो टैक्स फ्री होता है। तो अगर आप पर्सनली मुझे व्हाट्सएप पे पूछोगे तो डिटेल में बताऊंगा। डेट म्यूचुअल फंड में थोड़ा अलग है, पहले 3 साल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगेगा, 3 साल के बाद विथ इंडेक्सेशन 20% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। तो अभी ये काफी कॉम्प्लिकेट हो गया, डिटेल में मैं पर्सनली बता सकता हूँ। कैन यू एक्सप्लेन अबाउट द गोल्ड बॉन्ड एंड व्हेन एंड फ्रॉम वेयर आई कैन बाय दिस? आपके डीमैट थ्रू ये बाय कर सकते हो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड पर। ये ट्रेडेबल होते हैं, जैसे आप शेयर्स खरीदते हो वैसे ही सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड फंड खरीद सकते हो आपके, और बेच भी सकते हो आपके डीमैट थ्रू। कैन यू शेयर योर ओपिनियन आईडीएफसी फर्स्ट बैंक? एक्चुअली मैं ये ट्रैक नहीं करता हूँ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, लेकिन बैंकिंग सेक्टर प्रॉब्लम में है। रिटेल बैंकिंग जो भी है ना, मैं आपको बताऊंगा, मतलब जो मेरा नॉलेज है, उनका जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन होता है, मतलब जो इंटरेस्ट, जितने इंटरेस्ट पे वो पैसा उठाते हैं मार्केट से, मतलब एफडी समझो 6% है, और वही पैसा आप होम लोन में के लिए दे रही है बैंक, या कार लोन के लिए वो बैंक दे रही है, वहां से इंटरेस्ट जनरेट कर रही है। तो ये जो रिटेल बैंक्स है ना, उनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन फॉर लास्ट 10 ईयर श्रिंक होते गया है। एचडीएफसी बैंक का नेट इंटरेस्ट मार्जिन सबसे मैक्सिमम है, जो कि अराउंड 3.5-4% के बीच में होता है। मतलब 4% कमाती है एचडीएफसी बैंक बिजनेस पे, ओवरऑल बिजनेस पे, जो कि काफी कम है। लेकिन आप देखोगे तो एनबीएफसी जो सेक्टर है, या एमएफआई सेक्टर्स, मतलब माइक्रो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन, वो जो सेक्टर है वहां पे नेट इंटरेस्ट मार्जिन काफी अच्छा बना हुआ है। मतलब उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, जिसमें मैं पर्सनली इन्वेस्ट कर रहा हूँ, 10% का नेट इंटरेस्ट मार्जिन है, जो कि काफी लुक्रेटिव है, और उनका एनपीएस भी काफी कम होते हैं। तो वहां पे अपॉर्चुनिटीज है। तो एनबीएफसी सेक्टर की अच्छी कंपनियां और एमएफआई सेक्टर की अच्छी बैंक्स आप फाइंड आउट कीजिए रादर देन रिटेल बैंक, ऐसा मेरा पर्सनल ओपिनियन है। और फिर आप सर्च कर सकते हो आप खुद का स्टडी। विच इज द बेस्ट क्रेडिट रिस्क फंड एज ऑफ टुडे? मेरे हिसाब से आईसीआईसीआई क्रेडिट रिस्क फंड और एचडीएफसी क्रेडिट रिस्क फंड बेस्ट है। रीजन मैं बताता हूँ आपको। क्रेडिट रिस्क कैटेगरी ना, जैसे नाम है रिस्क, तो ये रिस्क नाम देख के बहुत सारे लोग डरते हैं कि अरे रिस्क मतलब मेरा पैसा डूब तो नहीं जाएगा।
तो आईसीआईसीआई और एचडीएफसी जो ये म्यूचुअल फंड कंपनियां हैं, इनके पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है ये बैंकिंग इंडस्ट्री का, ये फाइनेंशियल इंडस्ट्री का। तो कोई भी किसी को भी ये पैसा देते हैं ना, मतलब अभी समझो टाटा को पैसा दिया या दूसरे किसी कॉर्पोरेट को पैसा दिया, तो इनके पास क्रेडिट मतलब गेज करने का, मतलब क्रेडिट वर्दीनेस गेज करने का जो मैकेनिज्म है, जो टीम होती है उनके पास और जो एक्सपर्टीज होती है, वो बहुत ज्यादा अच्छी है आईसीआईसीआई और एचडीएफसी की। तो इसका जो क्रेडिट रिस्क फंड है वो बहुत सेफ है, आपको अच्छे रिटर्न जनरेट होंगे उसमें, आप बिंदास इन्वेस्ट कीजिए। बहुत सारे लोगों को फ्रैंकलिन का निगेटिव एक्सपीरियंस है, फ्रैंकलिन के 6 स्कीम्स बंद हो गए अप्रैल के महीने में, तो निगेटिविटी फैला हुआ है। तो जो छोटी कंपनियां होती है ना म्यूचुअल फंड की, उसमें इन्वेस्ट मैं मेरे इन्वेस्टर्स को गाइड नहीं करता हूँ कि छोटी म्यूचुअल फंड कंपनियों में इन्वेस्ट मत कीजिए, बड़े इन्वेस्ट म्यूचुअल फंड कंपनियों में कीजिए, जैसे एसबीआई म्यूचुअल फंड, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, आईसीआईसीआई, आदित्य बिरला, कोटक, एक्सिस, उसमें कीजिए आप इन्वेस्ट। क्योंकि जिनके पास भी बड़े फंड्स होते हैं ना, तो वो मैनेज करना बहुत ईज़ी होता है। प्लस टीम हायर करना उनके लिए बहुत ईज़ी होता है, मतलब अच्छी टीम, अच्छा टैलेंट हायर करना। तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में अच्छा टैलेंट है और मैनेजिंग टीम अच्छी होनी चाहिए पैसे। तो बड़े म्यूचुअल फंड कंपनियाँ अफ़ोर्ड कर सकती है। तो अच्छे बड़े वाले म्यूचुअल फंड कंपनियों में हमेशा इन्वेस्ट कीजिए, इन इक्विटी में भी ऐसे ही। डू यू बिलीव इन डे ट्रेडिंग? ऐसा मेरा एक क्वेश्चन है। एक सिंपल मैं लॉजिक आपको बताता हूँ। साउथ मुंबई में घर लेने वाले, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके साउथ मुंबई में घर लेने वाले बहुत सारे लोग हैं। तो उसमें से वो बहुत सारे लोग में से 100% लोग ऐसे हैं जिन्होंने इन्वेस्ट किया शेयर में। उन्होंने बहुत अच्छा पैसा बनाया, साउथ मुंबई में घर ले लिया। लेकिन कोई भी ट्रेडर ने साउथ मुंबई में घर लिया है क्या? या कोई भी ट्रेडर का आप स्टोरी सुनते हो क्या कि ये इसने ट्रेडिंग करके बहुत पैसा बनाया? तो मेरे हिसाब से तो मैंने तो आज तक कोई सुना नहीं है कि ट्रेडिंग करके किसी ने बहुत ज्यादा पैसा बनाया है ऐसे। ट्रेडिंग करके आप घर खर्चा चला सकते हो, जैसा आपका जॉब है वैसा आप पैसा बना सकते हो, ये मेरा ओपिनियन है। आप देख सकते हो, मतलब ट्रेडिंग आपका, मेरा निगेटिव एक्सपीरियंस है, मैं ट्रेडिंग नहीं करता हूँ, मुझे जमता नहीं है। मैं वो मतलब डे पोजीशंस लेके रात का नींद मेरा हराम हो जाता है, तो मेरा पर्सनल नेचर डे ट्रेडिंग के लिए सूटेबल नहीं है। फिर आप देख सकते हो आपके के बारे में, हर एक का अलग होता है, मतलब स्टाइल अलग होता है। मेरे स्टाइल में वो फिट नहीं होता है डे ट्रेडिंग। और कुछ क्वेश्चंस है क्या? या फिर आप डायरेक्टली मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो या फोन पे भी कांटेक्ट कर सकते हो। और होप आपको ये सेशन अच्छा लगा, आपके फाइनेंशियल लाइफ में इसने कुछ कंट्रीब्यूट किया। अगेन थैंक यू वेरी मच, आपने आपका वैल्यूएबल टाइम सैटरडे मॉर्निंग 11 बजे 1 घंटा आपको हमें मुझे दिया। मैं ऐसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि आगे प्रोफेशनली भी जुड़ेंगे। अगर प्रोफेशनली नहीं जुड़ पाए तो कभी ना कभी कांटेक्ट में आ पाएंगे। मेरे ऐसे सेशंस एवरी सैटरडे चलते रहेंगे। मैं आपको फर्स्ट व्हाट्सएप पे रिक्वेस्ट भेजूंगा। मेरा रिक्वेस्ट है आपको कि जो भी मैं आपको भेजता हूँ उससे इरिटेट मत हो जाना। रादर वो आपके फ्रेंड लिस्ट में और ग्रुप में आप फॉरवर्ड करोगे, तो मेरा जो प्रोफेशनल मिशन है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फाइनेंशियल अवेयरनेस पहुंचाना और फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए हेल्प करना, वो अकम्प्लिश होने में मुझे बहुत फायदा होगा। तो थैंक यू वेरी मच, आपने आपके लाइफ का एक इनवैल्यूएबल टाइम दिया। थैंक यू वेरी मच। मैं अभी लोन सेशन के बारे में, हाँ श्योर श्योर, यस, थैंक यू वेरी मच। तो अभी मैं मीटिंग क्लोज कर रहा हूँ। यस, फीडबैक फॉर्म मैं दूंगा आपको व्हाट्सएप पे, प्लीज वो भर के दीजिए, वो हेल्प करेगा मुझे मेरा कम्युनिकेशन स्किल हेल्प करने में, गेज करने में, या कंटेंट हेल्प गेज करने में। और कुछ स्पेशल आपके फीडबैक्स है वो भी उसमें शेयर कीजिए आप। थैंक यू वेरी मच।